तो आज हम क्या करेंगे, यूज्ड टू की एक्सरसाइज को समझेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमें पता है रूल क्या है, सब्जेक्ट, यूज्ड टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं हिंदी का। मैं पहले बहुत फिल्में देखा करता था। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही हिंदी का सेंटेंस देखा तुरंत ट्रांसलेशन कर दिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटेंस को ब्रेक करना है। एक एक वर्ड के बारे में हमें पता करना है कि वो है क्या, वो सब्जेक्ट है, वर्ब है कि ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस रूल को देखा हमने और हमसे कह रहा है भाई आप सबसे पहले हिंदी के वाक्य को देखिए और सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। हिंदी का सेंटेंस देख करके सब्जेक्ट को पहचाने कैसे, इसके लिए सब्जेक्ट की परिभाषा हमें आनी चाहिए। सब्जेक्ट की परिभाषा है जो काम करता है। काम कौन कर रहा है फिल्म देखने का, मैं। नानी के घर जाने का काम कौन कर रहा है, मैं। 4 बजे उठ कौन रहा है भाई, मैं। पेड़ पौधों पर पैसे बहुत खर्च कौन कर रहा है, मैं। ठीक है, तो जो काम कर रहे होंगे, जो काम करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, सब्जेक्ट। ओके, हमको सब्जेक्ट पता चल गया, फिर हमको यूज टू लगा देना है। हमको वर्ब भी पता चल गई है, क्यों, क्योंकि हिंदी के वाक्यों में वर्ब सबसे लास्ट में होती है। ओके, याद रखिएगा, मैंने आपको पुराने वीडियोस में हिंदी के सेंटेंस को ब्रेक करना सिखाया है। तो हमें वर्ब भी पता चल गई, देखना, जाना, उठना, खर्च करना, ये सब क्या है, वर्ब है। नाउ कम टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को फाइंड करना ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, एंड फॉर दिस आई हैव गिवन यू दिस चार्ट। इस फॉर्मूले को आपको क्या कर लेना है, लर्न करना है अच्छे से। सबसे पहले हम पता करते हैं इस सेंटेंस में कहीं ऑब्जेक्ट नंबर 1 है कि नहीं है। तो क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, किसको, और वर्ब क्या है, देखा करता था। किसको देखा करता था, किसको से किसी व्यक्ति का आंसर आता है, मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है। क्या से किसी वस्तु का आंसर आता है, ठीक है, थिंग का। कहाँ से प्लेस का आंसर आता है, कब से टाइम का पता चलता है, कैसे से मैनर का पता चलता है, ढंग का पता चलता है, कितना से मात्रा का पता चलता है, डिग्री का, अमाउंट का पता चलता है, किस लिए से रीज़न का पता चलता है, कारण पता चलता है, और कौन से हमें सब्जेक्ट पता चलता है। तो किसको देखा करता था, हमें इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स के आगे वर्ब को पुट कर देना है, रख देना है, और हमको आंसर मिल जाएगा। किसको और वर्ब क्या है, देखा करता था। किसको देखा करता था, किसी व्यक्ति को तो देखा नहीं करता था, सो आंसर तो आ नहीं रहा है। अब आते हैं क्या, और वर्ब क्या है, देखा करता था। क्या देखा करता था, बहुत फिल्में देखा करता था। आंसर आ गया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। नाउ कहाँ देखा करता था, नो आंसर इज कमिंग। कब देखा करता था, बहुत पहले। कब देखा करता था, पहले देखा करता था। इस तरह से हमने हिंदी के सेंटेंस को ब्रेक कर दिया। पहला हमें क्या याद रखना है कि हमको उसका रूल पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हम सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, और उसके बाद हम जहाँ जहाँ रूल हमसे कह रहा है वहाँ वहाँ वो चीज़ पहले पुट कर देंगे। हिंदी में पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 4, 2 और वर्ब है, लेकिन इंग्लिश में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, यूज टू, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमें इस रूल को फॉलो करना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट कह रहा है तो सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं की इंग्लिश हो गई आई। फिर ये क्या लिखना है, यूज टू, हमने लिख दिया यूज टू।
फिर क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, देखना, देखना की इंग्लिश हो गई वॉच। उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पहले टू लिखेंगे और फिर फोर लिखेंगे। टू क्या है, बहुत फिल्में, अ लॉट ऑफ मूवीज़, ठीक है। आई यूज़ टू वॉच मूवीज़ अ लॉट। अच्छा मैंने क्या कर दिया है, मैंने उल्टा कर दिया है, वैसे गलत ये भी नहीं है। आई यूज़ टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़, क्या कर सकते हैं, बहुत फिल्मों की इंग्लिश क्या होगी, अ लॉट ऑफ मूवीज़। आई यूज़ टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़, लेकिन मैंने क्या कर दिया, आई यूज़ टू वॉच मूवीज़ अ लॉट, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होगी, मैं पहले फिल्में बहुत देखा करता था। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया ट्रांसलेशन लिखते टाइम, ठीक है। ये इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी होगी मैं पहले फिल्में बहुत देखा करता था, ये इसकी हिंदी हुई। लेकिन जो हिंदी का सेंटेंस लिखा है इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई यूज़ टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़, अ लॉट ऑफ फिल्म्स, ठीक है। अ लॉट ऑफ मूवीज़ बोलने में थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अ लॉट ऑफ फिल्म्स। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट हाउ फ्लुएंटली यू से एनीथिंग, ठीक है, हाउ ईजली हाउ स्मूथली यू से एनीथिंग, जितनी आसानी से चीज़ें हम कह सकें, बस हमें उसी चीज़ को प्रयोग करना है। अ लॉट ऑफ मूवीज़ बोलने में थोड़ा सा ऑड लग रहा है, ठीक है। अ लॉट ऑफ मूवीज़, तो बहुत फिल्मों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, अ लॉट ऑफ मूवीज़, ओके। और इसकी हिंदी क्या हो गई, बहुत यहाँ पर आ जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आई यूज़ टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़, और इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 लिखना है बैक देन, ओके। पहले की इंग्लिश क्या होगी, बैक देन। और भी बहुत सारी होती है, ठीक है, तो देखते जाएंगे। मैं छुट्टियों में नानी के घर जाया करता था, यहाँ पर वॉच का यूज़ हुआ, सी तो नहीं लगाओगे ना, लुक तो नहीं लगाओगे ना, मैंने पिछली वीडियो में बताया है ना, यूज़ टू की जब मैं आपको टॉपिक समझा रहा था, ओके। मैं छुट्टियों में नानी के घर जाया करता था, फिर इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं, ओके। वह भी आपको पता चल गई, जाया करता था। अब आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट में काम करना है, तो बोलिए किसको जाया करता था, नो आंसर इज कमिंग, कोई आंसर नहीं आ रहा है। क्या जाया करता था, कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। कहाँ जाया करता था, नानी के घर, जवाब आ गया, हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 3। कब जाया करता था, छुट्टियों में, जवाब आ गया, हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 4, ओके ना। अब जो जो रूल कह रहा है वैसे वैसे सबको फिट कर दो। सब्जेक्ट की जगह लिखा आए, अब लिखना यूज टू, लेकिन मैंने यहाँ तो वुड लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि बार बार हम यूज टू नहीं लिखते हैं, बार बार यूज टू नहीं लिखते हैं, ऑड लगता है। मैंने क्या बोला, इंग्लिश में अगर कोई चीज़ ऑड लग रही है तो हम उसको चेंज कर देते हैं, आई वुड। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है आपका, जाना, जाना की क्या हो गई, गो। गो के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या लिखना है, पहले 3 लिखेंगे फिर 4, नानी की घर, तो नानी की घर की इंग्लिश क्या हो जाएगी, माई ग्रैनीज। माई ग्रैनीज हाउस मत लिखिएगा, माई ग्रैनीज, इसमें ही क्लियर हो रहा है, इसमें क्लियर हो रहा है कि हाँ नानी के घर, इसकी हिंदी ही होती है। आप देखते होंगे कि लोगों के नाम के घर के आगे क्या लिखा रहता है, जब आप देखते होंगे शहरों में बड़े बड़े बंगले होते हैं, विलास होते हैं, तो उसके आगे लिखा है मिस्टर शर्माज, मिस्टर मिस्टर वर्माज, ठीक है, मिस्टर डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये घर किसका है, मिस्टर वर्मा का घर है, मिस्टर शर्मा का घर है, तो उसमें घर नहीं लिखेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी एस से क्या है, अंडरस्टूड है कि हाँ यहाँ पर हाउस है, ओके। एक बुक भी है माई ग्रैनीज ऐसे करके, शायद कोई बुक भी है। तो आई वुड गो टू माई ग्रैनीज, और इसके बाद छुट्टियों में की इंग्लिश, इन वेकेशंस, ओके। अब आप पता करिए वेकेशन और हॉलीडे में क्या डिफरेंस है। देखिए ऐसे ही इंग्लिश आएगी, अगर आप ट्रांसलेशन सीख रहे हैं और बाकी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हो और उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर इंग्लिश नहीं आ पाएगी आपको। एक वक्त में कई चीज़ें दिमाग में आनी ही चाहिए, ये भाषा है, इसको आप अलग अलग टुकड़ों में नहीं सीख सकते हैं। इन वेकेशंस, ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क कि वेकेशन और हॉलीडे में क्या डिफरेंस है ना। ये क्लियर हो गया, माई ग्रैनीज, ओके। नानी दादी हम ग्रैनी लगाएंगे, मैटरनल ग्रैंड मदर पैटर्नल ग्रैंड मदर वो सब आप मत लगाइए, इंग्लिश स्पीकिंग में इतना हम डीपर नहीं जाते हैं। मैं पहले 4 बजे उठ जाया करता था, मैं पहले 4 बजे उठ जाया करता था। अब इसे आप ब्रेक करिए, मैं हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया उठ जाया करता था। वर्ब में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, वर्ब का मतलब क्या होता है, डूइंग एनीथिंग इज कॉल्ड वर्ब,
कुछ भी करना क्रिया है, ठीक है। कुछ भी सुनना, महसूस करना, ठीक है, ये सब करने में ही आ जाता है। तो उठने से कुछ किसी काम के, किसी एक्शन के होने का पता चल रहा है, इसलिए इसको हम वर्ब कहेंगे। मैं से किसी काम के होने का पता चल रहा है? नहीं ना। पहले से किसी काम के होने का पता चल रहा है? नहीं। 4 बजे से किसी एक्शन के होने का पता चल रहा है? नहीं ना। उठना से पता चल रहा है कि यहाँ कोई एक्शन हो रहा है, तो उठना क्या हो गया? वर्ब। तो आई होप आपको वर्ब समझ में आ गया होगा ना। मैं सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख दिया आई। फिर क्या लिखना है? यूज टू। तो मैंने क्या कहा? यूज टू की जगह हम वुड लगा दिए। अब वुड बार बार बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। देखो ना इंग्लिश में कितना कितना प्यारी भाषा है एक तरह से, कि नहीं चलो ये बोलने में और लग रहा है, अब चलो इसको और छोटा कर देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। वुड का क्या हो गया? अपॉस्ट्रॉफी और डी लगा दिया, आइड। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसका, आइड। अब उठना, उठना की इंग्लिश क्या हो गई? वेक अप। कुछ लोग वेक लगाते हैं, कुछ लोग गेट अप लगाते हैं, कुछ लोग राइज अप लगाते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ वेक लगा दिया, मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी। जैसे यहाँ पर क्या, ठीक है, क्या गलती कर दी? वेक का मतलब तो होता है जागना, वेक का मीनिंग क्या होता है? जागना। और उठना की क्या होती है? गेट अप। तो आप यहाँ पर गेट अप कर दीजिए और या फिर राइज कर दीजिए, ओके। तो दोनों आप कर सकते हैं, आइड राइज अप, ठीक है। आप राइज अप ना करिए, आइड राइज, राइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। राइज में अंडरस्टूड है कि अप लगा हुआ है राइज में, तो आप गेट अप लिखिए या वेकअप मत लिखिएगा, ओके। राइज लिख सकते हैं। वेकअप का मतलब हुआ जागना। I don't do these silly mistakes, but I don't know how I have done that now. I'd wake up at, अब आते हैं, ये verb लिख दिया wake up. Now we have to write object. Object क्या है? ये दोनों सेम है। पहले 4 बजे, पहले 4 बजे। भाई कैसे पता चला? भाई किसको उठ जाया करता था? नो आंसर। क्या उठ जाया करता था? नो आंसर। कहाँ उठ जाया करता था? नो आंसर। कब उठ जाया करता था? पहले 4 बजे उठ जाया करता था। तो पहले आप 4 बजे की इंग्लिश लिखना और उसके बाद पहले की इंग्लिश। तो 4 बजे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एट 4 ओ क्लॉक। जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, ओके, जब हम एक निश्चित समय की, निश्चित जगह की बात करते हैं तो एट प्रपोजिशन लगाते हैं। जैसे कि माई फादर इज वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन। स्टेशन क्या है? एक स्पेसिफिक लोकेशन है, जगह है। एंड समबडी इज वेटिंग फॉर मी ओवर देयर, तो वहाँ पर क्या लग जाएगा? एट लग जाएगा, ओके। समबडी इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है, तो समबडी इज स्टैंडिंग एट सम स्पेसिफिक लोकेशन एंड दैट इज द डोर। दरवाजे पे कोई खड़ा है तो वो एक स्पेसिफिक लोकेशन हो गई, एक विशेष निर्दिष्ट जगह हो गई। नाउ पहले, पहले की इंग्लिश क्या हो गई? अर्लियर, बैक देन, अर्लियर, एंड द नेक्स्ट वन इज इन द पास्ट। आप इन द पास्ट भी लिख सकते हो पहले की जगह। नाउ मैं पहले पेड़ पौधों पर बहुत पैसे खर्च करता था। सब्जेक्ट हो गया मैं, वर्ब हो गया खर्च करता था। नाउ किसको खर्च करता था? नो आंसर कमिंग। क्या खर्च करता था? बहुत पैसे। ऑप्शन नंबर 2 हो गया कहाँ खर्च करता था? पेड़ पौधों पर। कब खर्च करता था? पहले। हो गया ब्रेक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए आई, फिर यूज टू लिखना है, उसकी जगह मैंने अपॉस्ट्रॉफी डी लगा दिया, ओके। नाउ वो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अच्छा, वर्ब हम क्या लगा सकते हैं? खर्च करना की इंग्लिश क्या हो गई? स्पेंड। क्या हो गई? स्पेंड, खर्च करता था। अब ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत पैसे, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। इसके बाद क्या लिखना है? 2 के बाद 3 लिखना है। पेड़ पौधों पर कहाँ खर्च करता था? पेड़ पौधों पर खर्च करता था। कहाँ से? ऑब्जेक्ट नंबर 3 पता चल रहा है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो पेड़ पौधों पर की इंग्लिश क्या हो गई? ऑन प्लांट्स, ऑन प्लांट्स। नाउ कब खर्च करता था? पहले, पहले की इंग्लिश इन द पास्ट। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक और बनाया है। स्प्लर्ज का मतलब होता है स्पेंड अ लॉट ऑफ। स्प्लर्ज का मतलब क्या हुआ? स्पेंड अ लॉट ऑफ, ढेर सारा खर्च कर देना। तो आप अ लॉट ऑफ ना लिख करके, स्पेंड ना लिख करके चुपचाप स्प्लर्ज लिख दीजिए। तो आई स्प्लर्ज ऑन द प्लांट्स, ठीक है। आप द प्लांट्स ना भी लगाएं तब भी सही रहेगा। आई स्प्लर्ज ऑन प्लांट्स इन द पास्ट, ओके। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप कॉपी डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जॉट डाउन कर लीजिए और समझिए।
और आप जो जो पहले किया करते थे ऐसे ही 4-5 वाक्य बना डालिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।